हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु में। दोस्तों, आज हम देखेंगे साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें आती हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख वह समझौता होता है जिस समझौते के आधार पर साझेदारी व्यापार का संचालन किया जाता है। यह एक ऐसा लिखित प्रपत्र होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें व्यापार के संचालन से संबंधित सारी बातें लिखी हुई होती है। व्यापार कैसे चलेगा, व्यापार का क्या नाम होगा, व्यापार कहां कार्य करेगा, सारी चीजें इस साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। हम साझेदारी संलेख की जो मुख्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो उसके कंटेंट हैं, उसे हम दो पार्ट में, दो भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है सामान्य बातें, साझेदारी संलेख की सामान्य बातें, और दूसरा हिस्सा है इसका जो हिसाब किताब की बातें होती हैं। हिसाब किताब की बातें दो भागों में हम इसे बांट लेते हैं। कुछ सामान्य बातें हैं। सामान्य बातों में पहला आता है फर्म का नाम एवं पता। फर्म का क्या नाम है, क्या नाम से वो व्यापार करेगी और कहां उसका हेड ऑफिस है, कहां वो व्यापार करेगी, ये इंपॉर्टेंट बात। ध्यान दीजिएगा, फर्म का नाम साझेदार अपनी इच्छा से फर्म का कोई भी नाम रख सकते हैं, किंतु उन्हें यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो नाम वो रख रहे हैं उसी नाम से कोई दूसरी फर्म पहले से पंजीकृत तो नहीं है, रजिस्टर्ड तो नहीं। बाकी वो अपनी इच्छा से अपने व्यापार का कुछ भी नाम रख सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ना, उसमें कंटेंट होता है, वो होता है व्यापार का क्षेत्र एवं स्वरूप। व्यापार किस क्षेत्र में कार्य करेगा और उसका स्वरूप क्या होगा, प्रांतीय व्यापार, प्रांतीय स्तर पर या स्थानीय लोकल या राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र में काम करेगा या अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में काम करेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, किस वस्तु का वो व्यापार करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो साझेदारी संलेख में लिखी हुई होती है। तीसरा होता है साझेदारों के नाम एवं पते। कौन कौन सदस्य साझेदारी में सम्मिलित हैं, उनके क्या नाम है, वो कहां के रहने वाले हैं, उनका एड्रेस क्या है। आगे देखते हैं हम साझेदारी की अवधि। साझेदारी की अवधि, कितने समय के लिए यह साझेदारी बनाई गई है, ठीक है, अवधि, पीरियड क्या है उसका। तो यहां पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा, हम 11वीं क्लास में पढ़े थे कि हमारा व्यापार भविष्य में चालू रहेगा, चलता रहेगा, इसलिए हम लेखांकन का कार्य करते हैं। तो हम अपने व्यापार की कोई निश्चित अवधि फिक्स नहीं कर सकते, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको टाइम लिमिट में नहीं बांध सकते, लेकिन कुछ साझेदारी ऐसी होती है जो एक निश्चित कार्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए होती है, और उस उद्देश्य के पूरा होते ही वो साझेदारी समाप्त हो जाती है। यह एक समय के लिए होता है, एक अवधि के लिए होता है, और अवधि की पूरी होने के बाद वो साझेदारी समाप्त हो जाती है। हम एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। एक उदाहरण हम देते हैं, एक खेत है जिसमें, या कुछ प्लाट है, बहुत सारे खेत हैं, है ना, जहां पर किसान मिलकर एक सीजन में फसल लगाने के लिए समझौता करते हैं। क्योंकि खेत अधिक है, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है मान लेते हैं हम, और अकेले किसान उसमें खेती करना उसके बस की बात नहीं है। देंगे तो संसाधन अधिक होगा, श्रम मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगा। तो दो लोगों ने, दो किसानों ने मिलकर पूरे एरिया में खेती करने का समझौता किया और एक साल उन दोनों ने मिलकर फसल लगाई।
ठीक है, फसल हुई, अच्छी फसल हुई, उसे मंडी में बेचने से अच्छा खासा मुनाफा हुआ और दोनों ने अपना मुनाफा बांट लिया, दोनों ने अपना अपना लाभ, अपना अपना हिस्सा विभाजित कर लिया। अगले साल ध्यान दीजिएगा, अगले साल अब जिसका खेत है वो कहता है कि भाई अब मैं कर लूंगा अकेले, अब आपकी आवश्यकता नहीं है ना, मैं अब अकेले अपना व्यापार आगे बढ़ा लेता हूं। बोले या नहीं बोले, मन में सोच, हो सकता है मन में सोचा हो, है ना, मन में भाई अब हम अकेले अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। उसने सोचा कि चलो यार 1 साल के लिए तो था, अब इसको क्या बताना, अब वो अपना खेती का काम अकेले से शुरू कर लिया, नहीं बताया उसको, कुछ भी नहीं बोला, मन में सोच के अपने से अपना खेती का कार्य शुरू कर लिया, फसल लगा लिया, फसल की कटाई हो गई, फसल मंडी में ले जाके बेच भी आए। अब बेचने के बाद पैसा मिला। अब दूसरा वाला जो किसान था, दूसरा किसान अब आ गया, भाई मेरा हिस्सा दो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। अब दोनों भिड़ गए, दोनों की लड़ाई कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट में जज साहब फंस गए, उनको फैसला देना है। अब उन्होंने कहा कि भाई लाओ, क्या है तुम्हारा समझौता, कहां था, कुछ लिख के रखे हो? तो उन्होंने लिखित में साझेदारी संलेख बनाया था, ले जाके पहला वाला जो था वो ले जाके रखता टेबल में। अब उसमें तो केवल इस बात का उल्लेख है कि ये दोनों पार्टनर हैं, दोनों बराबर लाभ हानि बांटेंगे, या मान लो 60-40 बांटेंगे, 70-30 बांटेंगे, जैसा भी है। अब इस केस में कोर्ट में फैसला दूसरे वाले के पक्ष में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साझेदारी संलेख में उन्होंने अवधि का कोई उल्लेख नहीं किया। अवधि तो 1 साल के लिए काम किए दोनों, पर उसका उल्लेख नहीं किए। तो इसलिए साझेदारी संलेख में अगर हम किसी टाइम पीरियड के लिए किसी के साथ मिलकर व्यापार करें तो उस अवधि का उल्लेख आवश्यक है। आगे देखते हैं साझेदारों के कर्तव्यों अधिकार, है ना, इसका भी उल्लेख होगा, कौन क्या करेगा, किसको क्या अधिकार है। साझेदारों के प्रवेश, साझेदारी अधिनियम 1932 में इस बात का प्रावधान है कि सभी साझेदारों की सहमति से कोई नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश कर सकता है। जब ऐसा नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश करेगा तो उसके क्या प्रावधान होंगे, वो कैसे प्रवेश करेगा, कितनी पूंजी लाएगा, किस टाइम पे आएगा, है ना, आएगा तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे, इस सब का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। साझेदार की निवृत्ति अधिनियम में यह भी बताया गया है कि सबकी सहमति से कोई साझेदार चाहे तो फर्म से अलग हो सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई साझेदार फर्म से अलग होता है तो उसके लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रावधान लागू होंगे, उसका भी उल्लेख उन्हें संलेख में करना आवश्यक होता है। नहीं तो बाद में फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। हमारे किसी के अच्छे संबंध क्यों ना हो, एक समय के बाद वो संबंध में कड़वाहट रहती है, इसलिए हमेशा लिखित समझौते पर बल दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ माना गया। आगे है अनुशासन संबंधी नियमावली। अनुशासन कैसे बना के रखा जा सकता है। बिना अनुशासन के, बिना डिसिप्लिन के कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता। अगर हमें अपने काम में सफलता पानी है तो उसके लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। फिर अंतिम है, सामान्य बातों में अंतिम बात होती है पंच फैसला। अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हुए, चर्चा करते हुए, जिस पर बहुमत की स्थिति हो या जिन लोगों को हमने पंच बनाया है, मान लेते हैं जैसे ग्राम पंचायत में पंच सरपंच होते हैं ना, ऐसे ही हमने अपने मुखिया के तौर पर अपने सदस्यों में से अगर किसी को पहले से बोल दिया कि भाई ये हमारा सीनियर है, हम इसकी बात मानेंगे, तो उस कंडीशन में उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। ये पंच फैसला है। ये अभी हम देख रहे थे सामान्य बातें। अब हम देखेंगे हिसाब किताब। मेन तो हमारा काम हिसाब किताब है अकाउंटेंसी के अंतर्गत। तो हिसाब किताब में साझेदारी संलेख में क्या क्या हमें लिखना है, किसके बिना हमारा काम रुक जाएगा, हमारा कलम रुक जाएगा। तो पहला, इन हिसाब किताब की बातों में पहली बात आती है साझेदारों की पूंजी। पूंजी के बिना, पैसे के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हर व्यक्ति व्यापार करता है धन कमाने के लिए, और धन पूंजी से ही प्राप्त की जा सकती है ना, अपनी सेवाओं के, अपने कौशल से प्राप्त की जा सकती है। तो पूंजी प्राप्त करने के लिए पूंजी साझेदारों से कैसे मिलेगी, कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा, क्या सभी साझेदार बराबर मात्रा में पूंजी देंगे या कोई साझेदार कम देगा,
और कोई साझेदार अधिक देगा। किसकी कितनी पूंजी होगी इसका उल्लेख रहता है। साझेदारों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण का भी उल्लेख होता है। अगर फर्म को जरूरत पड़ गई तो साझेदार फर्म को ऋण देंगे। तो कैसे देंगे, उस पर क्या ब्याज होगा, है ना, कितने समय के लिए देंगे, कितनी धनराशि अधिकतम दे सकते हैं, इन सब का भी उल्लेख इसमें होना आवश्यक है। साझेदारों के आहरण के बारे में आप पहले ही जानते हैं। जब व्यापार का स्वामी अपने व्यापार से अपने निजी कार्य के लिए पैसा, वस्तु, कोई संपत्ति प्रयोग करता है तो वो उसका आहरण कहलाता है। तो आहरण कितने समय में हो सकता है, कितना आहरण किया जा सकता है, अधिकतम कितनी राशि निकाली जा सकती है, आहरण पर ब्याज कितना होगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ब्याज का भी उल्लेख, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, दोनों पर ब्याज का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है साझेदारों के, है ना, ऋण। अगर साझेदार को जरूरत पड़ गई पैसे की तो वो फर्म से ऋण के रूप में पैसे ले सकता है। ठीक है, फर्म से ऋण ले सकता है। तो इसका भी उल्लेख, कितना ब्याज देगा, कितना ऋण ले सकता है, कितने समय में चुकाएगा, इसका भी उल्लेख आवश्यक है। हिसाब किताब की पुस्तकों को हिसाब किताब की पुस्तकों को देखने का अधिकार, हिसाब किताब की पुस्तकों को देखने का अधिकार सभी साझेदारों का होता है। लेकिन अगर उन्होंने पहले कोई समझौता कर लिया है, पहले से उन्होंने तय कर लिया है कि कौन व्यक्ति इस कार्य को करेगा, तो फिर वही व्यक्ति उस कार्य को करेगा, अन्यथा अधिकार सबको है। आगे हम देखते हैं लाभ हानि का विभाजन। लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में करेंगे? कई प्रकार से कर सकते हैं। चाहे तो बराबर बराबर बांट सकते हैं सभी साझेदार, चाहे तो अलग अलग अनुपात में बांट सकते हैं, या वो उनकी इच्छा हो तो वो पूंजी के अनुपात में बांट सकते हैं, है ना। तो जैसे भी लाभ हानि बांटना है, लाभ हानि तो बांटना है, जैसे उनकी इच्छा होगी वैसे बांटेंगे। उसका उल्लेख यहाँ होना आवश्यक है। अगर उल्लेख नहीं है तो बाद में लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में भिड़ेंगे और कोर्ट कचहरी का चक्कर करेंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ पर पहले ही वो समझौता करें। फिर साझेदारों के पारिवारिक 40 के 40 काम नहीं कर सकते। 40 की ओर से कुछ लोग काम करेंगे सक्रिय रूप से, तो उनके काम के बदले में उन्हें कुछ पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो समझौता कर लो, नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगर आपने पहले अपने पारिश्रमिक के बारे में समझौता नहीं किया, सोचे कि हमारा तो व्यापार है, हम निकाल लेंगे जब मन करेगा, तो भूल जाइए, विवाद होगा, लड़ाई होगा। अगर चाहिए तो समझौता पहले करिए, है ना। वेतन, कमीशन या अन्य किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का समझौता साझेदारी संलेख में कर लीजिए, उसको लिख लीजिए और उसकी रिकॉर्डेड कॉपी रखिए। ठीक, आगे हम देखते हैं ख्याति का मूल्यांकन। फर्म की ख्याति होती है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अलग अलग विधियों से होता है। जो गुडविल होती है उसे निकालने के लिए अलग अलग विधियां हैं। हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि एक साल इस विधि से, दूसरे साल उस विधि से, तीसरे साल तीसरी विधि से। एक विधि हम तय करेंगे, समझौते में उसे लिखेंगे, साझेदारी संलेख में उसका उल्लेख करेंगे कि हम किस विधि से, है ना, ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। साझेदारों के खाते, साझेदारों के पूंजी खाते खुलते हैं फर्म में। अब पूंजी खाते खोलने की भी दो विधियां होती हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता। अगर साझेदार चाहें तो फर्म में अपनी पूंजी को स्थायी रख सकते हैं फर्म के जीवन काल तक, साझेदारी के जीवन काल तक। तो वहां पे दो खाते खुलेंगे, स्थायी खाता अलग खुलेगा और परिवर्तनशील खाता, है ना, चालू खाता अलग खुलेगा। तो पहले ही तय कर लो कि आपको पूंजी किस प्रकार से रखनी है। ठीक है, तो साझेदारों के खाते के बारे में भी डिटेल में पूरा समझौता हो जाना चाहिए, उल्लेख हो जाना चाहिए संलेख में। फिर आगे हम देखते हैं हिसाब किताब का अंकेक्षण, ऑडिट कैसे होगा, कौन करेगा। ठीक है, हमारा सीए कौन है उसका भी उल्लेख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नाम किसी का लिख दिए
या नाम लिखे ही नहीं और किसी से करा दिए, ऐसा नहीं, उसका उल्लेख होना चाहिए कि हम कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, किससे कराएंगे, ऑडिट। फिर आगे है चेक पर हस्ताक्षर कौन करेगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चेक पर हस्ताक्षर कौन करेगा। भाई चेक की साइज छोटी होती है, मान लो, और हमारे सदस्य हैं 40 लोग, कहां साइन करेंगे, कम पड़ जाएगा जगह। और 40 लोगों का साइन क्या बैंक मान्य करेगी? नहीं। तो ये पहले तय होना चाहिए संलेख बनाते समय, समझौता करते समय, कि चेक पर किसका साइन चलेगा। बाद में लड़ाई होंगे, कोई कहेगा मैं करूंगा, कोई कहेगा मैं करूंगा, उस केस में विवाद होगा। और अगर हमें विवादों से बचना है, क्योंकि जहां विवाद है वहां कला है वहां सफलता नहीं है। सफलता चाहिए तो हमें व्यवस्थित और संतुलित ढंग से काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सारी चीजें यहाँ उल्लेखित करनी होंगी कि इस चेक पे किसका साइन चलेगा। बैंक में हम किसके साइन से खाते खोलेंगे या संयुक्त रूप से खाते खोलेंगे, ये भी ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट खोलकर हम उसमें चेक बुक इशू करा सकते हैं, लेकिन जैसा भी करना है उसका उल्लेख हमें पहले कर लेना चाहिए, बाद में विवाद से बचने के लिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है गार्नर बनाम मरे का सिद्धांत। अगर किसी कारणवश कोई हमारा सदस्य दिवालिया हो जाता है, तो दिवालिया हो जाने पे उसका जो दायित्व है, उसकी संपत्तियां, उसका निस्तारण किस प्रकार से होगा, उसका नियम भी हमको साझेदारी संलेख बनाते समय उसका उल्लेख करना चाहिए। इसमें एक नियम, एक सिद्धांत है जो गार्नर बनाम मरे के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या हम उसको फॉलो करेंगे? क्या हम उसके अनुसार अपना हिसाब निपटाएंगे? अगर निपटाएंगे तो उसका उल्लेख कीजिए, नहीं निपटाएंगे तो फिर जैसा निपटाएंगे उसका उल्लेख। भविष्य अनिश्चित है, भविष्य को हम नहीं जानते, भविष्य को नहीं जानते, इसलिए हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक ढंग से समझौता करना चाहिए और संलेख बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारी सामान्य बातें और हिसाब किताब से रिलेटेड बात, कुछ पॉइंट। ठीक है, ऐसे हैं जो इसमें अनिवार्य रूप से आने चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो उनकी जगह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे। वो प्रावधान कौन कौन से हैं? अगर मान लो कि हमने लाभ हानि का विभाजन पहले से तय नहीं किया तो कैसे होगा? तो उसके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे। और ये प्रावधान, ठीक है, ये प्रावधान कैसे होंगे, किस प्रकार से लाभ हानि का विभाजन होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके अभाव में किस प्रकार से लाभ हानि का विभाजन या अन्य बाकी जितने भी बातें हैं तो किस तरह से हल। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी हमसे कुछ अगर पॉइंट छूट गए हों, मिस हो गए हों, उसके बारे में भी आप बताइए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने परिचितों तक शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। आपके लाइक कमेंट्स से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छी वीडियो बनाएंगे, आपके लिए और ज्ञान भरी बातें आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।